हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था इशू ऑफ शेयर्स पे, और आज हम सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। सर पहले बताओ डिबेंचर्स होते क्या हैं। डिबेंचर्स मतलब एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर्स, वहां पे क्या था कि जो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, एंड वो लोग हमारी कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। उसमें दो टाइप के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बट यहाँ पे डिबेंचर्स में मतलब कंपनी फंड्स रेज कर रही है थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स, एंड जो लोग डिबेंचर्स हमारी कंपनी के परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। बट वो डिबेंचर होल्डर हमारी कंपनी के ओनर नहीं रहते, वो होते हैं हमारे लेंडर्स ऑफ दैट कंपनी। मतलब किसी भी कंपनी के अगर से आप डिबेंचर खरीदते हो तो आप बन जाते हो डिबेंचर होल्डर, एंड आप उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बन जाते हो। तो डिबेंचर्स का जो ट्रीटमेंट रहेगा सेम एज टर्म लोन वगैरह होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो चलिए, अभी आई होप आपको डिबेंचर समझ में आओगे। अब समझते हैं उसका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर होता कैसे है सर। तो जैसे कि आपको याद है, टर्म लोन अगर से कोई भी लोन ले रहा है बैंक से या कोई भी बड़ा लोन ले रहा है तो हम कैसे दिखाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम वो लोन दिखाते हैं। तो सेम डिबेंचर्स का भी डिस्क्लोजर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब बेसिकली जब प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है तो डिबेंचर्स को हम क्या एज्यूम करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब क्या होता है सर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में आता है। मतलब जो कोई डिबेंचर्स इज रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल मतलब दोनों से बाद में, मतलब समझो फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है, एंड हमारे डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 18 मंथ्स या 2 इयर्स के बाद, तो दैट बिकम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चले जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी हो जाती है हमारी वो। एंड अगर से कोई डिबेंचर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल एंड विद इन आपके इसमें आ जाता है 12 मंथ्स के अंदर, तो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो वो उसको हम ट्रीट करते हैं करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चले जाएगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर से बोरोइंग है, प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है तो ऑलवेज एज्यूम ये लॉन्ग टर्म है। तो उसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आएगा। उसके अंदर आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी दो हेड से रहते हैं मेन। मतलब इक्विटी लायबिलिटी में शेयर फंड्स भी रहता है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी है। देन आपका ये नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी भी होता है। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी देखेगा वो। तो डिबेंचर्स का डिस्क्लोजर कहां हो रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यहाँ पे नोट 1 10 लाख एक एज्यूम अमाउंट लिया हुआ है हमने, ठीक है, तो उसका नोट्स टोकन में आपको मेन डिस्क्लोजर रहेगा। यहाँ पे कैसे बताया गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसकी नोट है ये, उसमें बोला है 10,000 9% डिबेंचर। सॉरी 9% क्या है, 9% हमारा इंटरेस्ट रेट है डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर हमारा एक टाइप का लोन है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे शेयर्स अगर से हम इशू कर रहे हैं उसके ऊपर हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं एट द ईयर एंड। बट यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 9%। तो क्या लिखा है, 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख रुपीज। तो ऐसा आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिस्क्लोजर दिखाना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हो गया। देन चलते हैं अभी करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, दो टाइप के हो सकते हैं इसमें। एक तो आपने जब इशू किया है डिबेंचर्स तो उसको बोला ही है कि रिडीमेबल विद इन 1 ईयर, रिडीमेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से एक कहीं भी, तो उसको ऑटोमेटिकली में कहा जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब करंट लायबिलिटी के अंदर में आ गया वो। तो उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, इक्विटी लायबिलिटी में वहां पे तक नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आएगा करंट लायबिलिटी आएगा, और इसके नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वहां पे क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ जाएगा। सेम डिस्क्लोजर है, बस सिर्फ वर्डिंग चेंज हो रही है, उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा चेंज हो रहा है, बाकी आपको फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। वहां पे था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख रुपीस अगेन। तो बेसिकली वहां पे जाता है नॉन करंट लायबिलिटी में, अगर से लॉन्ग टर्म रहा, तो अगर से ये शॉर्ट टर्म रहा विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमें रिडीम करना है, तो वो आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में अंडर द मेन हेड, किसमें, करंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है सर,
कुछ डिबेंचर्स हमने पहले लॉन्ग टर्म था, मतलब आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स ऐसे रिडीम करने वाले, बट ऐसे चलते 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 उसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने पाएगी, मतलब ऑलमोस्ट अभी विद इन 12 मंथ्स रिडीम ही करना है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रिडीम करने वाले हैं। तो पहले वो लॉन्ग टर्म में था लास्ट ईयर, अब जस्ट विद इन 12 मंथ्स हमें रिडीम करने वाले हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसको हमें रिक्लासिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म। तो उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा उस केस में, इस केस में इसका डिस्क्लोजर हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी डिबेंचर व्हेन करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब पहले लॉन्ग टर्म डेट था, अभी जस्ट मैच्योर होने ही वाला है विद इन 12 मंथ्स, तो यहां पे आ जाएगा वो। तो देखिए बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी में बोला गया है, कहां पर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, कहां पर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बोला गया है। और उसकी नोट्स में क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10% 9% 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, बट यहां पे बोला है रिडीमेबल ऑन 31 Jan 2025। तो करंट लायबिलिटी में क्लासिफिकेशन करने का क्या रीजन है उसका, कि यहाँ पे ये रिडीम होने वाला है, क्योंकि 31 कब का बना है, 31 मार्च 24 का बना हुआ है, और ये हम रिडीम कर रहे हैं 31 जनवरी, मतलब विद इन 12 मंथ्स हम रिडीम करने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो उसका डिस्क्लोजर अभी ऐसा होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा उसका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में कैसे होगा, बहुत इजी डिस्क्लोजर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा है कि फॉर कैश था एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश था, बट यहाँ पे 3 टाइप के डिबेंचर्स है। अब यहाँ पे पहला आएगा फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब यहाँ पे पेमेंट नहीं होगी डिबेंचर्स की, यहाँ पे कुछ असेट खरीदा होगा हमने या कुछ सर्विस ली होगी, उसके आगे इसमें डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। एंड लास्टली कोलैटरल सिक्योरिटी, ये उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या था हमारे पास, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार प्रीमियम, बस इश्यू ऑफ डिस्काउंट अलाउड नहीं है, बट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी एट पार, कैन बी एट प्रीमियम, कैन बी एट डिस्काउंट, तीनों केसेस अलाउड है, मतलब डिस्काउंट पे भी हम डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं, ओरिजिनल इश्यू हो सकता है। तो इनका जो है ये आपने ऑलरेडी सीखा है लास्ट लेक्चर में, तो इनकी ट्रीटमेंट सेम ही है, इनकी ट्रीटमेंट क्या हो जाती है, सेम ही है। तो आप देखोगे अगर से एंट्रीज की, तो इसकी मैं एंट्री बता देता हूं। जब पार केस था लमसम, तो क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था टू, अब यहां पे क्या करना है, वहां पे था शेयर एप्लीकेशन, यहां पे शेयर एप्लीकेशन यूज नहीं करना है, यहां पे यूज करना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, जब एप्लीकेशन मनी आई, ठीक है, जब सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट के टाइम पे, तो डिबेंचर, ये लमसम वाला केस बता रहा हूं, अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परसेंटेज डिबेंचर। सर परसेंटेज डिबेंचर्स क्यों किया, जितना भी परसेंटेज रहेगा वो आपको आगे रखना है, जैसे 9% रहेगा तो 9% डिबेंचर्स आपको यूज करना है, वर्डिंग यूज करनी है। तो ये क्या था, एट पार एंड लमसम। इंस्टॉलमेंट भी सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट, देन अलॉटमेंट के टाइम पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जब अलॉटमेंट मनी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, देन कॉल आएगा तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपको सिमिलरली शेयर्स की एंट्री है, वैसी एंट्री यहाँ पे वापस इंस्टॉलमेंट में भी, एंड जस्ट यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह क्या यूज होगा, परसेंटेज डिबेंचर, एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जगह क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन या डिबेंचर अलॉटमेंट यूज हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट केसेस सेम है, ठीक है। तो प्रीमियम के केस में क्या था फिर सर, प्रीमियम के केस में था, प्रीमियम के केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये लमसम का केस बता रहा हूं वापस। तो ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेम एज शेयर्स। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह वर्ड क्या यूज किया है, परसेंटेज डिबेंचर, एंड शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट के जगह पे क्या यूज करें हम, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इंस्टॉलमेंट भी सेम, कि अगर से इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन तो प्रीमियम कहाँ एज्यूम करना, अलॉटमेंट के टाइम पे एज्यूम करना। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन,
ठीक है। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम अमाउंट रहेगा वो चले जाएगा। एंड देन उसका जो पैसा आएगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड फर्स्ट कॉल तो वापस सेम रहेगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, बैंक टू फर्स्ट कॉल अगेन। तो ये सिमिलर एंट्रीज विद शेयर्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट भी सेम, ओवर सब्सक्रिप्शन सेम, अंडर सब्सक्रिप्शन सब सेम है, ठीक है। बट चेंज जो आपने नहीं सीखा है, वो आपने नहीं सीखा है डिस्काउंट, जो हम अब सीखने वाले हैं। जो आपने कवर नहीं किया था शेयर्स में, वो अब हम कवर करेंगे डिस्काउंट का केस यहाँ पर। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मतलब सर 100 रुपीज का डिबेंचर्स है, इसकी फेस वैल्यू 100 है, हम उसको इशू कर रहे हैं एट ₹90, मतलब बिलो फेस वैल्यू, बिलो नॉमिनल वैल्यू पे हम इशू कर रहे हैं। दैट मीन्स इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट हो जाता है। तो सर जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये फर्स्ट एंट्री सेम टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगर लमसम केस है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री जब अलॉटमेंट आएगा तब डिस्काउंट की एंट्री करनी है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, और यहां पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो मतलब सर नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डिस्काउंट क्या हो जाता है, हमारा एक्सपेंस लॉस है, तो उसे नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या करते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो ये डेबिट हो गया, उतना ही पार्ट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये सिंपल दो एंट्री करनी है। अगर से इंस्टॉलमेंट केस आता है तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट के टाइम पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट डिडक्ट करके हमारा जो बचा हुआ डिबेंचर अलॉटमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा। बाकी सब केसेस। तो चलिए अब समझते हैं डिस्काउंट को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू। होम डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर, 6% डिबेंचर, मतलब 6% डिबेंचर मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट है 6% ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट, मतलब फेस वैल्यू हमारी 100 है, इश्यू हम कर रहे हैं, इश्यू प्राइस है 90 रुपीज, तो 10 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 आफ्टर डिस्काउंट अलॉटमेंट, तो मतलब इंस्टॉलमेंट जो है 30 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे आ रही है एंड 40 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट अलॉटमेंट पे, मतलब एक्चुअली 50 रुपीज आना चाहिए था अलॉटमेंट पे, बट डिस्काउंट कट करने के बाद कितना आ रहा है, 40 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे आ जाएगा पर डिबेंचर। बैलेंस इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डिबेंचर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज मेड एंड रिसीव्ड, मतलब डिबेंचर पूरे सब्सक्राइब हुए, अलॉटमेंट भी हुई एंड अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुई थी वो भी पैसा पूरा टाइम पे मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल येट टू बी मेड, तो मतलब हम कॉल तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारी एंट्री कहां तक चलेगी, अलॉटमेंट तक ही एंट्री होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक बोला नहीं है। तो चलिए अब एंट्री एक बार देख लेते हैं इसकी। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी आएगा, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, 30 रुपीज पर डिबेंचर आपके अमाउंट है, तो दैट विल बी 6 लाख रुपीज डेबिट हो जाएगा बैंक में एंड 6 लाख रुपीज क्रेडिट होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम है तो इसलिए वर्डिंग यूज होगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों। जब अलॉटमेंट होगा, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट जो है डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 6 लाख रुपीज सर, टू 6% डिबेंचर्स 6 लाख, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन की मनी जो आई हमारे पास एडवांस में और उसको ट्रांसफर किया डिबेंचर्स में। तो यहाँ पे देखो वर्डिंग क्या है, 6% डिबेंचर, ये कंपलसरी आपको लिखना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट जो है ड्यू है 50 रुपीज के, हम डिबेंचर्स 40 रुपीज में दे रहे हैं, तो हमें कितने मिलेंगे, 40 पर डिबेंचर मिलेगा। तो यहाँ पे होगा डिबेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 डिबेंचर्स है, इंटू ₹40 आपको मिलने वाला अलॉटमेंट के टाइम पे कितना हो गया, 8 लाख रुपीज होगा जाएगा। एंड डिस्काउंट विल बी, क्योंकि एक्सपेंस इसलिए डेबिट करूंगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये हो जाएगा 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो टोटल हो गया 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट। ओके, एंड ये पूरा 6% डिबेंचर में चले जाएगा फेस वैल्यू, जैसे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू था, यहाँ पे भी फेस वैल्यू आएगा 20,000 इंटू 50, क्योंकि 50 का हमें 40 में दिया है, तो ये हो जाएगा वो 10 लाख रुपीज। ओके, ये हमने क्या किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसे मांगे 8 लाख रुपए, भले ही डिबेंचर्स हम 8-10 लाख के दे रहे अलॉटमेंट के टाइम पे, बट पैसा आपको कितना मिलेगा, 8 लाख ही मिलेगा। एंड बोला भी है कि अलॉटमेंट का पैसा टाइम पे आ गया, तो 4th एंट्री इसकी रिसीट होगी, तो वो हो जाएगा बैंक डेबिट 8 लाख जो आने थे टू डिबेंचर अलॉटमेंट 8 लाख, दैट्स इट। यही आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू। बेसिकली जैसे प्रीमियम क्रेडिट कर रहे थे वो हमारी इनकम थी, ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, तो जितना हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम पे 10 लाख आना चाहिए था, और डिस्काउंट डिडक्ट करके कितना आएगा, 8 लाख, तो वही पैसा है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 8 लाख रुपीज आ गया। तो आई होप आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हमने एग्जैक्ट इश्यू ऑफ शेयर में सीखा है, जस्ट एक समरी दे देता हूं, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखोगे लास्ट 2-3 साल का, ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर डिबेंचर्स के ऊपर ही आ रहे हैं, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अराउंड 4 मार्क, 3 मार्क और 6 मार्क्स तक भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। एक बार वापस से बता देता हूं, जब हम कोई असेट परचेस करें तो हमारी एंट्री थी, सपोज मशीनरी परचेस की थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट किया था, टू दैट वेंडर अकाउंट किया था, राइट, ये हमने कल किया था। या तो फिर अगर से बिजनेस एक्वायर कर रहे थे तो उसकी एंट्री थी ऑल सन्ड्री असेट, जितने भी असेट्स है किसी बिजनेस के तो हमारे हो जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जितने भी उसकी लायबिलिटी वो भी हमारी हो जाएगी। तो जब हमारे असेट हमारे पास आ रहे हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट और लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट टू दैट वेंडर अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी बन रही नहीं, इसका हमें पेमेंट या डिवेंचर्स इशू करना बाकी है। तो वापस से केस होगा, अगर से परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन नेट असेट्स, तो वो हो जाता है हमारा गुडविल, तो ये गुडविल में डेबिट होगा। अगर से परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन नेट असेट, तो ये डेबिट बैलेंस से फिगर आएगा। अगर से परचेस कंसिडरेशन इज लेस देन नेट असेट, मतलब बिजनेस की जितनी वैल्यू है उससे हम कम पेमेंट कर रहे हैं या उनसे हम कम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, जितनी बिजनेस की वैल्यू उससे हम कम पेमेंट कर रहे हैं। गुडविल क्यों डेबिट किया था? क्योंकि बिजनेस की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल रिजर्व कब आएगा? जब हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। सर वेंडर को हमने क्रेडिट करके रखा हुआ है, उसको अब क्या करना है? तो उसको पेमेंट करनी है, विद असेट परचेस किया हो या बिजनेस एक्वायर किया हो, तो पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं हम, तो उसको हम दे रहे हैं डिबेंचर्स। तो सिंपल वेंडर अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट, एंड डिबेंचर कैन बी एट डिस्काउंट प्रीमियम एंड एट पार भी हो सकता है। तो ये तो पार वाला हो गया। अगर से डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट टू डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर क्रिएट कर देंगे। ओके, एंड अगेन सेम, अगर से प्रीमियम पे है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रिएट करेंगे। ये कैसे हम एग्जांपल के सामने हमने कब देखा था? कल लास्ट हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी देखा था। इसके अलावा इसमें हो सकता है कि किसी लोगों ने हमें सर्विस दी है, उसको हम पेमेंट करने की जगह क्या कर रहे हैं? हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रमोटर्स, तो प्रमोटर्स क्या देते हैं? सर्विस। तो उसके लिए हमने एंट्री क्या की थी कल? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बुक के नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, टू प्रमोटर्स अकाउंट, एक लायबिलिटी बुक करें कि उनको पेमेंट करना हमें बाकी था, बट पेमेंट ना करके उनको हम दे रहे हैं डिबेंचर्स। कल शेयर्स दिए थे, अब डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो प्रमोटर्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी बिकम 0 टू परसेंटेज डिबेंचर।
पेमेंट की जगह पे क्या दिया हमने, डिबेंचर्स दे दिए। सिमिलरली अंडरराइटिंग की अगर से कुछ हम सर्विस ले रहे हैं जिसको हम अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे थे कल, तो सिमिलरली पहले अंडरराइटिंग कमीशन को बुक करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट किया टू अंडरराइटर्स, ये हमने लायबिलिटी बुक की। ओके, एंड जब इसको हम डिबेंचर्स देने वाले हैं तो वो एंट्री हो जाएगी, अंडरराइट को डेबिट करके हम लायबिलिटी जीरो कर रहे हैं वापस टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। दैट्स इट। ये हमने बहुत डिटेल में इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा था, सिमिलर केस सिमिलर एग्जांपल है, एंड आप इसको एग्जांपल्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में आने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट जो आपको शायद आपने नहीं किया ये टॉपिक, हाँ ये वाला टॉपिक हमने कहीं कवर नहीं किया है कि इसमें डिबेंचर्स के टाइम पे आता है। अब सर यहाँ पे बोला हुआ है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। पहली बात तो कोलैटरल सिक्योरिटी होती क्या है, देखिए आप कोई भी लोन लेते हो तो बैंक ऐसे लोन नहीं देती है, वो बोलते हैं कुछ सिक्योरिटी रखो जिसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर हमने होम लोन लिया तो होम हमारा एज ए मॉर्गेज रखा जाएगा, कार लिया तो कार हमारा मॉर्गेज दिया जाएगा, कुछ भी हम लोन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ प्रॉपर्टी हमें, कुछ असेट हमें एज ए मॉर्गेज रखना पड़ता है जिसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं। अब कोलैटरल मतलब क्या होता है, जब सपोज फॉर एग्जांपल हमने अगर से कोई भी लोन लिया, टर्म लोन लिया, बैंक से कोई लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट में ऑफ कोर्स प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, हमने कोलैटरल सिक्योरिटी एज डिबेंचर दे दिया। मतलब इन केस हमने लोन रिपे ना किया, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर से इन केस हमने वो लोन रिपे नहीं किया डिबेंचर टर्म लोन का, मैं डिबेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टर्म लोन बैंक में से जो हमने लिया है, अगर से इन केस रिपे नहीं कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। मतलब जब तक सपोज एग्जांपल 4 साल का टर्म लोन है, 4 साल तक इंस्टॉलमेंट बरोबर जा रही है, तो नो नीड, बिकॉज हमने सिर्फ एक एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि लोन रिपे नहीं हुआ तो डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो मतलब जब तक हम लोन रिपे कर रहे हैं, टाइम पे सब चल रहा है, लोन रिपेमेंट ऑन टाइम हो रहा है, तो बैंक या जो भी हमारे पास, जो भी हमने, जिससे भी हमने लोन लिया हुआ है, उसके पास कोई राइट नहीं है वो डिबेंचर्स इशू करवाने का। जब हम लोन रिपेमेंट में फेल हो जाएंगे तब वो डिबेंचर्स इशू करने के लिए बोल सकता है, तब तक उसके पास कोई राइट नहीं है। जब लोन रिपेमेंट नहीं होगी तब वो डिबेंचर्स को इशू करने के लिए बोलेगा, इसको ही हम बोलते हैं डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। सर जब तक, ठीक है, रिपेमेंट नहीं हो बात की बात है, पर तब तक हमने इसको डिस्क्लोज कैसे करना है, बताना कैसे है, तो देखिए इसमें 2 मेथड आपके पास बताने के लिए। फर्स्ट वन, व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास्ड, मतलब हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, सिंपल हम जैसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं उसमें एक लाइन डाला जाएगा, वो आपको बताना है। दूसरा सेकंड मेथड क्या है सर, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, जर्नल एंट्री कब, जब पास करें तब क्या होगा, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखिए ह्यात लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख, कितना, 8 लाख का लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, कोई डिबेंचर्स इशू नहीं किया फिलहाल। ओके, एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब डिबेंचर्स अभी इशू नहीं हुए, वहां पे बोला है कि लोन रिपे नहीं होगा तो हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। ठीक है, हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड एंड व्हेन इज पास्ड। तो फर्स्ट केस अगर से नॉट पास्ड है तो आपको पता है ना, आपको इसमें इक्विटी, फर्स्ट का बता रहा हूं मैं आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये चले जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रहा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म रहा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां पे आ जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या करते हैं, इसमें ये क्या है हमारा टर्म लोन का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो नोट 1 कितने अमाउंट का लोन है, वो 8 लाख रुपए हम मेन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में बता देते हैं। ठीक है, अब उसको नोट्स में कैसे बताएंगे सर, नोट्स टू अकाउंट्स में हमारा समझो कोई एक ही नोट है, समझो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वहां पे आपको क्या दिखाना है, आपको टर्म लोन, डिबेंचर्स नहीं, क्या दिखाना है, टर्म लोन, कितना, आउटर कॉलम में 8 लाख रुपीस।
बट ब्रैकेट में आपको दिखाना है, ब्रैकेट में आपको बोलना है कितने डिबेंचर्स दिए, हम 10,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है कि 10,000 9% डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बस दैट्स इट। मतलब ये लाइन लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे, कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको ये लाइन डिस्क्लोज करनी है। मतलब आप देखो ना, टर्म लोन का डिस्क्लोजर सेम है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखाना है, टर्म लोन इतने लिखाना है, बट नीचे एक लाइन डाल देनी है 10,000 9% डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, बस और कुछ भी नहीं। बट अगर से सेकंड केस रहा सर, सेकंड केस में क्या करेंगे हम, तो उसमें एंट्री पास करनी है। सेकंड केस में क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। हम डिबेंचर्स एक्चुअली इशू नहीं कर रहे, हम जस्ट एंट्री पास कर रहे हैं। क्या एंट्री होगी सर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर। तो मतलब यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर मतलब डिबेंचर इशू किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा 10,000 ऑफ रुपीज 10 ईच था आई थिंक, 100 ईच या 10 ईच रहेगा, 100 ईच, यस 100 ईच यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 10 लाख रुपीज। तो ये 10 लाख की क्या होगी, एंट्री हो गई। ओके, 10 लाख क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है यहाँ पे। सर आपने बोला डिबेंचर तो इशू नहीं करना जब तक रिपेमेंट नहीं हो रहा है, मैं इशू नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एंट्री पास करके रख रहा हूँ, इसका डिस्क्लोजर में आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, उसके अंदर आएगा नॉन करंट या करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बताना जैसा भी उसका डिस्क्लोजर है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो नोट्स में नोट 1 एंड 8 लाख रुपीज आपको आउटर अकाउंट में दिखाना है, ठीक है, 8 लाख रुपीज आउटर कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे नोट्स में कैसे दिखाना है सर, अभी नोट्स में आप दिखाओगे नोट्स अकाउंट, यहां पे जैसे कि आपने बोला लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट्स बन रही है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा पहले, शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म बताना, जैसे भी आपके लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो वैसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा दिया, इसके अंदर पहले तो टर्म लोन बता दो, टर्म लोन डायरेक्टली आउटर कॉलम 8 लाख, ओके, डायरेक्टली आउटर कॉलम क्या दिखा देंगे, टर्म लोन को दिखा देंगे 8 लाख का, ओके। उसके नीचे क्या करना है, परसेंटेज डिबेंचर कितना, 10 लाख का, इनर कॉलम, इनर कॉलम लिखना है, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। तो डायरेक्टली क्या हुआ सर, इसका कोई नेट जो अमाउंट है वो नील आ रहा है, जीरो आएगा आउटर कॉलम में। तो मतलब हम डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहे, जस्ट डिस्क्लोज कर रहे हैं कि ये टर्म लोन है, उसके अगेंस्ट में हमने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की और कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट केस में था कि टर्म लोन को डिस्क्लोज को जैसे डिस्क्लोज करते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में वैसे डिस्क्लोज करना है, वहां पे जस्ट लाइन डालनी है कि 10,000 डिबेंचर्स ऑफ परसेंटेज डिबेंचर जो भी रहेगा इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको एक्चुअली में एंट्री करनी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड उसका डिस्क्लोजर भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। आपको क्या दिखाना है, जो भी परसेंटेज डिबेंचर रहेगा इनर कॉलम लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख एंड अमाउंट विल बी नील आउटर कॉलम। तो इनडायरेक्टली कोई लायबिलिटी हम शो नहीं कर रहे, जस्ट डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बता रहा है कि इतने इसके अगेंस्ट में हमने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू की गई है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है हमारा, ये रहेगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 6 मार्कर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ट्रिक्स करते हैं, आपको ध्यान रखना, बहुत इजी है और आपको समझ में आएगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं डिबेंचर्स आते 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 छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, इसको करके जाओ, इजी है, लेंथी भी नहीं है बोलूंगा मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो आपको ध्यान में रखना है। सर लिखा है केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। सर रिडम्पशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, हमारे नहीं है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ रिडम्पशन को, आपका रिडम्पशन है, रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है। बट आप जब इशू करते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इशू करते हो ना, तो वो क्या होता है, कभी कभी इशू डेट पार होता है, इशू डेट प्रीमियम होता है, इशू डेट डिस्काउंट होता है। डिबेंचर्स हम किसी भी इशू कर सकते हैं, बट वहीं पे अगर से डिसाइड हो जा रही है कि हम रिडीम किस पे करेंगे,
तो रिडम्पशन कैन बी एट पार, कैन बी एट प्रीमियम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पार रहा मतलब जितने में इशू किया था या कम इशू किया था, या मतलब फ्यूचर में हमने जितने का डिबेंचर है उतना ही देना है, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं देना है। बट जब प्रीमियम की बात आएगी तो प्रीमियम मतलब रिडीम करते टाइम, मतलब इशू करते टाइम अगर से प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हमें पैसा ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हम इशू कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो दैट मीन्स हम प्रीमियम पे आ रहा है, मतलब प्रीमियम अमाउंट हमें ज्यादा आ रहा है, हमारा हमारा गेन हो रहा है एक टाइप का। ठीक है, डिस्काउंट मतलब क्या हो रहा है हमारा, जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे दैट इज हमारा लॉस, एक टाइप का एक्सपेंस हमारा। बट जब प्रीमियम पे रिडीम करेंगे दैट मीन्स रिडीम रीपेमेंट करते टाइम आपको वो अमाउंट ज्यादा देना है, मतलब एक टाइप का फ्यूचर लॉस है, फ्यूचर एक्सपेंसेस है। तो हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट वही बोलता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एक्सपेंसेस नॉट फॉर गेन्स एंड प्रॉफिट। तो हमारे जितने भी फ्यूचर में लॉसेस या एक्सपेंसेस आने वाले हैं उसको अभी से ही बुक करके रखो, अभी से ही उसकी लायबिलिटी बना के रखो, मतलब प्रोविजन बना के रखो। तो वही चीजें हम सीखने वाले हैं। तो देखिए अभी 6 केसेस के हैं हमारे यहाँ पे। तो फर्स्ट केस जो है वो आता है जब इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार एंड रिडीम एट पार। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पार पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में कोई ज्यादा अमाउंट देना नहीं है। तो जो हमारा सिंपल केस है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, वही एंट्री करनी है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं, पार पे रिडीम, वापस बोल रहा हूं मैं, फ्यूचर में कोई अमाउंट ज्यादा नहीं दे रहा, पार पे रिडीम कर रहे हैं, तो जो डिस्काउंट की एंट्री करनी है वही एंट्री वापस आपको करनी है यहाँ पे भी। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं बट पार पे रिडीम कर रहे हैं, तो प्रीमियम अमाउंट हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे हमारा गेन है, तो क्रेडिट कर देते हैं हम प्रीमियम को, बट पार पे रिडीम हो रहा है, अगेन नो अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना ही नहीं है ज्यादा, हमारा कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में जैसी आप पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम की एंट्री करते हो वही एंट्री रहने दो। बट जब ये 3 केसेस आते हैं आप देखोगे ना, पार पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम किया, मतलब बेसिकली रिडीम्शन करते टाइम हम थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर लॉस या फ्यूचर एक्सपेंस हो गया। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हम अभी के अभी एंट्री कर देंगे। ठीक है, सिचुएशन आई होप आपको 6 केसेस समझ में आ गए। अब हर एक केस को हम डिटेल में समझेंगे, 6 के 6 केसेस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस क्या है हमारा, इश्यू एट पार, रिडीम एट पार। तो जो एंट्री आप इश्यू ऑफ शेयर्स एट रिडम्पशन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार करते हो वही एंट्री आप रहने दो, वेदर वो लमसम हो वेदर इंस्टॉलमेंट। तो मैंने लमसम यहाँ पे कवर किया है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, यही एंट्री हम करते हैं, ये एंट्री रहने दो, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि फ्यूचर में कोई लॉस या एक्सपेंसेस हमारा नहीं है। सेकेंड केस आता है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। अगेन फ्यूचर में कोई लॉस नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं, सेम एंट्री जो नॉर्मल हम करते हैं, बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सॉरी क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया वो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, नील हो गया यहाँ पे, एंड देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो 2% डिबेंचर अकाउंट, सेम जो डिस्काउंट की एंट्री थी वही एंट्री यहाँ पे करना है, कोई चेंजेस नहीं। थर्ड केस आता है प्रीमियम का, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। तो फिर से रिडम्पशन एट पार है, मतलब जितने का डिबेंचर है उतनी भी हम रिडीम कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट हमें कोई देने की जरूरत नहीं है, सेम एंट्री अगेन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अभी तक हमने जो सीखा था वही एंट्री आपको रिपीट करनी है फर्स्ट 3 केसेस में। बट अगर से जैसे फोर्थ केस आ जाएगा वो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते चलता हूं मैं। अभी फोर्थ केस क्या बोल रहा है वो, कि जब शेयर्स डिबेंचर्स हम पार पे इशू कर रहे हैं, ठीक है, जितने का डिबेंचर्स है उतने में हम इशू कर रहे हैं, बट रिडम्पशन करते टाइम हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रीमियम 100 का 110, 100 का 120, 10 का 12 ऐसे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी सर, ये तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसा आया, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बस सर चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस अब करेंगे हम, तो चेंजेस यहाँ पे आएगा, क्या चेंजेस है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये एंट्री एक्स्ट्रा करनी है बस, और कुछ नहीं।
तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को मैं डेबिट कर रहा हूँ, एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ जो फ्यूचर में होने वाला है। बट ये लॉस बुक करना कब है, इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। भले ही और रिडम्पशन के टाइम पे हम पे करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, बट बुक आपको इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट ही करना है, ठीक है। टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये मैं एक लायबिलिटी बना रहा हूँ। तो एंट्री जो है सेम है, से एक्स्ट्रा एक डेबिट क्रेडिट डाल रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या डेबिट डाला हमने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इतना ही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर यहाँ पे। सर एग्जांपल के साथ, यस एग्जांपल समझ लेते हैं अभी। देखिए एग्जांपल में क्या बोला है, ब्लू लिमिटेड इशूड 8 lakhs 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 इच, मतलब 8 lakhs डिवाइड बाय 100, 8000 डिबेंचर्स यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं। ओके, 8000 डिबेंचर्स यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं एट पार, मतलब कितने पे, वो 100 का डिबेंचर 100 पे ही इशू किया जा रहा है, बट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, मतलब 6 साल के बाद जब वो रिडीम होगा, रिपे होगा, हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। मतलब 100 का डिबेंचर हमारा 110 पे जाएगा, तो 10 रुपीज क्या हो गया, फ्यूचर लॉस और एक्सपेंस होगा, जिसको हम बुक करेंगे इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। ऑल द डिबेंचर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स आर रिसीव्ड, पास एन एंट्री। तो यहाँ पे देखो कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग एंट्री है नहीं, सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट करना है आपको, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये मैं लमसम के केसेस लिए हैं। तो कितने डिबेंचर्स से हमारे बात हुई थी, 8000 डिबेंचर्स, ठीक है, 8000 डिबेंचर्स, 8 लाख दिया ना, 8000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 8 लाख में इशू कर रहे हैं फिलहाल। रिडेम्पशन हमारे 110 पे है, पर फिलहाल तो 8 लाख पे हम इशू कर रहे हैं, उतना ही पैसा आया। बट सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 8 lakhs, कितने से, 8 लाख से, बट टू परसेंटेज डिबेंचर हो जाएगा, जैसे कि परसेंटेज कितना है हमारा इसमें 9%, तो यहां पे मैं कर देता हूं, तो 9% डिबेंचर हो जाएगा 8 लाख। सर एक्स्ट्रा एंट्री अब उसको हम प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए 8 लाख 10% ज्यादा पे हो रहा है इन आफ्टर 6 ईयर, तो 8,80,000 हम रीपे करेंगे आफ्टर 6 ईयर। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम, 8 लाख की जगह पे 880, मतलब 80,000 हम बुक एक्स्ट्रा पे करेंगे, जो हमारा फ्यूचर लॉस है उसको हम इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट बुक कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हो जाएगा 80,000, ये एक्स्ट्रा एंट्री है टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट इज 80,000। ये एक डेबिट एक क्रेडिट बुक करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी एंट्री सेम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारा सर, अभी इशूड एट डिस्काउंट, पहले ही जब इशू कर रहे हैं एक तो कम पैसा मिल रहा है और रिडीम करते टाइम एट प्रीमियम जाते, मतलब रिडीम करते टाइम और पैसा देना पड़ रहा है, पहले ही लॉस, फिर से रिडीम करते टाइम और लॉस, तो दो लॉसेस यहाँ पे बुक करने पड़ते हैं, ध्यान में रखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री सेम है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट की एंट्री क्या करते हैं हम, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। इसके साथ मैं एक्स्ट्रा एंट्री डाल देता हूं जो हमारी नॉर्मल है, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितना भी हम प्रीमियम पे करेंगे इन फ्यूचर, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दी। तो देखिए अब इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो देखिए ऑन 1st April 2018 आरजे लिमिटेड इशूड 10 lakhs 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो मतलब कितने हो गए, 10,000 डिबेंचर्स हो गए। ओके, 10,000 डिबेंचर्स इशू करने जा रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 100 का 10 पे इशू कर रहे हैं, मतलब 90 पे इशू कर रहे हैं, 10% लॉस। These debentures were redeemable at premium 5% after 4 year, मतलब 4 साल के बाद हम इसको रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे। पहले ही इशू के टाइम पे कम पैसा मिल रहा है, रिडम्पशन के टाइम पे और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, फंड्स देने पड़ेंगे। तो देखो इसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितने थाउजेंड है? 10,000 डिबेंचर्स है इनटू 100 का 90 पे, तो ये हो गया आपका 9 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 9 लाख बैंक में आ जाएगा एंड 9 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब 10 लाख के डिबेंचर्स कितने में गए? 9 लाख में गए। एंड सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 9 लाख। ओके, डिस्काउंट कितना दिया? 1 लाख का, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो हो जाएगा 1 लाख डेबिट एंड टू कितना परसेंट डिबेंचर ये है? 9% ये है वापस, तो 9% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। 10 लाख का डिबेंचर कितने में इशू किया हमने? 9 लाख में किए, बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, मतलब 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा। मतलब 10 लाख पे 5% कितना होता है? 50,000 रुपीज। तो इसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी वापस से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000। ठीक है, आई होप यहां तक दोनों केसेस समझ में आ हुए। एंड लास्ट केस, इश्यूड एट प्रीमियम, पैसा ज्यादा मिला आपको इशू के टाइम, रिडम्पशन ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू दैट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो नॉर्मल एंट्री करते हैं, इसके साथ क्या करना है? एक एंट्री में फर्स्ट जितना हम रिडम्पशन करते हैं एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉट शेयर्स, डिबेंचर्स जितना भी अमाउंट रहेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एक्स्ट्रा एंट्री जो हम हर एक एंट्री में लास्ट के केसेस में कर रहे हैं। चलिए इसको भी एग्जांपल से इधर एक लेते, लास्ट एग्जांपल ये, एचपी लिमिटेड इशूड 7 लाख 10% डिबेंचर 100 ईच, मतलब कितने? 7,000 डिबेंचर्स हो गए यहाँ पे। ओके, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल 110 आफ्टर 5 years, मतलब प्रीमियम 5% पे इशू किया जा रहा है। अब जब रिडम्पशन होगा 10% ज्यादा से होगा, तो बेसिकली बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 7,000 डिबेंचर्स इंटू रुपीज 5%, मतलब 5% प्रीमियम, तो 105। ओके, कितना हो रहा है? 105। तो 7 लाख पे 5% मतलब 35,000, मतलब 7,35,000 रुपीज आपको मिलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे अगर लमसम केस है तो। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 735। ठीक है, टू 10% डिबेंचर्स, ये एंट्री नॉर्मल जो हम करते हैं वो फेस वैल्यू हमेशा 7 लाख 7 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 35,000, क्योंकि 7 लाख की जगह कितना मिला? 35,000 ज्यादा मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएगा। बट रिडीम करते टाइम 10% ज्यादा दे रहे हैं, तो वो इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट बुक करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये हो जाएगा 7 लाख का 10% दैट इज 70,000 टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 70,000। दैट्स इट। और एक केस था कि जब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, जब इशू डिस्काउंट पे हो रहा है या प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो हम वर्डिंग क्या उसका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आप लोग इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उसको भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी एज पर सीबीएसई कर सकते हो। तो बेसिकली सर जो केस था अभी डिस्काउंट वाला, यहाँ पे जो हमने अलग अलग एंट्री की, हाँ यहाँ पे जो हमने अलग अलग एंट्री की, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट इशू, इसको एक एंट्री भी कर सकते हो, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज 1,50,000 कर सकते हो।
ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी दोनों के लिए एक ही यूज कर सकते हो, अलाउड है। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट 6 के 6 केसेस आपको समझ में आ गए। मतलब फर्स्ट 3 केसेस क्या था कि पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम पर अगर से इश्यू कर रहे हैं एंड रिडीमेबल एट पार है, तो नॉर्मल जो एंट्री आप करते हो पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम की, वही एंट्री करनी है। बट अगर से पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम पे इश्यू करते हो, एंट्री विल बी नॉर्मल, बट जस्ट एक डेबिट एक क्रेडिट एक्स्ट्रा करना है, जो कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस का हमारा जो कि रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, वो अमाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट करना है टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इतना क्रेडिट करके खत्म करना है, और कुछ भी नहीं है इस केस में। और ये केसेस ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया भी है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो आ सकता है एग्जाम पे, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। एंड लास्ट में राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को भी कैसे राइट ऑफ करते हैं वो हम सीख लेंगे। तो चलिए लास्ट 2 कॉन्सेप्ट, इसके पहले आप अभी देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब ड्यू होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर होगा, नॉट डिबेंचर्स, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट होगा। एंड जब पे होगा तो ये ऑलरेडी इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर में क्रेडिट हो चुका है, तो इंटरेस्ट पे करते टाइम इंटरेस्ट को डेबिट नहीं करना है, डिबेंचर होल्डर को डेबिट करना है टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री करनी है। अब आपने क्या किया, ये एक्सपेंस बुक किया, तो एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट करना। मतलब बेसिकली 3 एंट्री की हमने। पहले किया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। जब पे हुआ डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड जब इंटरेस्ट को हम स्टेटमेंट ऑफ पीनल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट डेबिट साइड में चली जाएगा उसके, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नलीफाई कर देंगे, मतलब 0 कर देंगे उसको। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं फटाफट। देखिए, टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2022। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इंटरेस्ट ड्यू ऑन हाफ ईयरली। मतलब 1 अप्रैल 2020 को अगर से ये इशू किया जा रहा है तो 2 बार, साल में 2 बार, एक 30 सितंबर, एक 31 मार्च, ये 2 बार हमारा ड्यू होगा इंटरेस्ट। 5 जनरल एंट्रीज इन द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो देखिए अभी फर्स्ट एंट्री जो होगी 30 सितंबर को होगी 2022, वो एंट्री होती है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना सर, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना हमेशा। तो 15,000 इंटू 100 मतलब ये होगा 15 lakhs। तो अमाउंट होगा 15 lakhs इंटू परसेंटेज कितना है उसका 10%, तो वो हो गया 10% मतलब 150 इंटू 10/100 150 होगा, बट इंटू 6/2 ये 6 महीने का, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो है, तो वो हो जाएगा 75,000 डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अब जब ये इंटरेस्ट पे होगा ऑन सेम डेट तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 75,000 टू बैंक अकाउंट 75,000 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एक इंस्टॉलमेंट हो गई। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब होती है, ईयर एंड पे 31 मार्च समझो, हम एज्यूम करें 31 मार्च को पे भी हो रहा है, तो 31 मार्च 23 को। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, अगेन सेम 15 lakhs इंटू 10% इंटू 6/12 75,000 हो जाएगा। फिर से टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 75,000, एंड देन सेम डेट पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट अगर पे कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 75,000 टू बैंक अकाउंट 75। अब सर ये तो इंटरेस्ट एंट्री बुक किया फिर पे कर दिया, ठीक है, उसको ट्रांसफर तो करना है पीएल में, और पीएल में जब ट्रांसफर होता है ना हमेशा ईयर एंड पे होता है, तो 75,000 हमने 30 सितंबर को बुक किया एंड 31 मार्च को 75 बुक किया, टोटल हो गया 150। तो ईयर एंड पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट 31 मार्च 23 को
पीएनएल में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 150। मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 बार हमने डेबिट किया था, अभी पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट लॉस में भी चले गया। ओके, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एंड अब आते हैं लास्ट टॉपिक, जो 3 मार्कर आ सकता है, चांसेस बहुत है इसके। ठीक है, 3 मार्कर आने के लिए, 3 to 4 मार्क्स आने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है। वो है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। मतलब सर जब हमने डिस्काउंट पे इशू किया था डिबेंचर्स, यस, तो हमने क्या किया था, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्या किया था, डिस्काउंट डेबिट किया था, एक्सपेंस बुक किया था। अभी तक हमने देखा क्या, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर किया कि नहीं किया, नहीं देखा था वो। दूसरी चीज, जब रिडम्पशन करते टाइम अगर से प्रीमियम पे होगा तो इन द ईयर ऑफ इशू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी डेबिट करेगा। तो बेसिकली जब डिस्काउंट पे इशू करो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर रहे हैं, एंड जब प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है तो इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करके रख रहे थे। तो सर इसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता है, यस एक्सपेंस है, बट इन दोनों केसेस के पहले आपको अगर से याद दिलाऊं, जो हमने इशू ऑफ शेयर्स में सीखा था, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, अगर से प्रीमियम रिसीव हो गया तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 लग जाता है। वो बोलता है कि प्रीमियम को ऐसे यूज नहीं कर सकते, इन केसेस में यूज करेंगे। तो पहला बोला है इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बोला था पार्टली नहीं फुल्ली। राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को राइट ऑफ करते टाइम बोला था। ठीक है, देन ये देखो अभी मेन, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड। क्या बोला है, डिस्काउंट अलाउड ऑन द सिक्योरिटी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब आप अगर से इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट कर रहे हो, जो भी डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना पड़ेगा। देन एक और केस है, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, उसको जब प्रीमियम पे करने वाले हैं, जो हमने प्रीमियम बुक किया होगा, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अगर बुक किया होगा, तो उसको भी राइट ऑफ करने के लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना पड़ेगा। देन लास्टली बायबैक ऑफ शेयर्स था। तो बेसिकली हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स है या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, उसको राइट ऑफ करते टाइम पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस चेक करना है, उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करना है, एंड बचा हुआ बैलेंस आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना है। सेकेंड प्रायोरिटी किसकी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट 2 एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑन 1 जुलाई 2022 मूनलाइट लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ रुपीज 200 ईच। तो 10,000 इन 200 होता है हमारा 10 लाख, तो 200 हो गया 20 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं at a discount of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 10%. All debentures were subscribed and allotment was made. It has a balance of security premium 1 lakh. अभी करंट बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख पड़ा हुआ है। तो सर एंट्री अभी क्या होगी, तो फर्स्ट एंट्री हमने जो सीखा है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मिलेगा, 10,000 9% डिबेंचर 200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 20 लाख पे मिलने चाहिए थे, मिलेगा कितने, 19 लाख मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 19 लाख डेबिट। कितना हो जाएगा, 19 लाख रुपीज डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ये 19 लाख क्रेडिट हो गया। ओके, एंड सेकेंड एंट्री इसको हम डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा by 19 lakhs, discount on issue of डिबेंचर अकाउंट होगा डेबिट by 1 लाख। ओके, 2 आएगा यहाँ पे, कितना परसेंटेज डिबेंचर है वो, 9% डिबेंचर, तो वो हो जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट 20 lakhs।
ओके, बट यहाँ पे बोला सर रिडीम जो है 10% प्रीमियम पे होगा, तो मतलब 20 लाख की जगह कितने में प्रीमियम होगा रिडीम? 22 लाख, मतलब 2 लाख रुपीस प्रीमियम। तो वो होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट बाय 2 लाख। तो वो लो जो फ्यूचर लॉस है अभी बुक कर लेंगे, तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2 लाख। तो ये होगा करीब 22 लाख, 19 प्लस 1 20 प्लस 2 22 लाख। बट सर आपने जो ये जो डेबिट किया है ना, नॉर्मली हमारा एक्सपेंस लॉस है, इसको राइट ऑफ करना है पी के थ्रू। मैंने बोला आपको पहले प्रीमियम में बैलेंस चेक करना है, यहाँ पे बोला भी है एग्जांपल में कि 1 लाख बैलेंस है, तो पहले उसको यूज करो। तो थर्ड एंट्री होगी इसको राइट ऑफ करने की, यही कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं अभी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करेंगे, जीरो करेंगे उसको, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय जितना है। 3 लाख को राइट ऑफ करना है, मेरे पास बैलेंस 1 लाख, तो 1 लाख तो यूज कर लो, तो 1 लाख को डेबिट करके जीरो कर देंगे अभी, ठीक है। बचा हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 2 लाख। ओके, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये था हमारा 1 लाख, क्रेडिट जीरो हो गया, ट्रांसफर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, मतलब टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। दैट्स 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये। ओके, चलिए अब आज का लास्ट एग्जांपल, थोड़ा सा चेंजेस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued on 1st April 2022 10,009% debentures of 100 each, मतलब 10 lakhs के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है, 10% प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट प्रीमियम 20%, मतलब इशू प्रीमियम पे हो रहा है, 20% भी प्रीमियम पे रिडीम होगा आफ्टर 10 ईयर्स। इशू वाज पेबल, मैं पे यहाँ पे क्या हुआ है ना, बैलेंस बताया नहीं है, बट प्रीमियम पे इशू कर रहा है, मतलब प्रीमियम मिलने वाला है, उसको यूज कर सकते हैं। यस सर, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर उसको यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो मतलब पैसा आ रहा है, उसको राइट ऑफ करते टाइम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री अगेन, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना था, प्रीमियम पे इशू है 10 लाख का 10%, मतलब 11 लाख रुपए मिलेगा आपको, 11 लाख रुपीज। तो 11 लाख क्या हो गया, डेबिट इंक्लूडिंग प्रीमियम आ गया हमारे पास बैंक में। ओके, सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बाय 11 लाख, ठीक है, टू कितना 9% डिबेंचर, अगेन सेम, टू 9% डिबेंचर फेस वैल्यू 10 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख, क्योंकि 10 लाख का डिबेंचर 11 लाख पे जा रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, 1 लाख हो गया। एंड जो प्रीमियम हो रहा है, रिडीम हो रहा है 20% प्रीमियम, मतलब 10 लाख की जगह 20 लाख पे और 12 लाख पे जा रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो हो जाएगा 2 लाख, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख। ओके, अब यहाँ पे प्रीमियम है, डिस्काउंट तो है नहीं, बट इसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब प्रीमियम कितना पड़ा है, 1 लाख, तो प्रीमियम को पहले यूज कर लो। तो थर्ड एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट बाय 1 लाख, और 2 लाख में से 1 लाख राइट ऑफ हो गया, बचा क्या, पीएनएल में बाकी जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2 लाख, ये हो गया हमारा राइट ऑफ। ओके, तो यहां पे हमारा लेक्चर अब एंड होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर किए स्टार्ट टू एंड, एक भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद एग्जाम क्वेश्चन लेने हैं, बोर्ड के सीबीएसई के पास एग्जाम क्वेश्चन आपको उठाने हैं, क्योंकि डिबेंचर अराउंड 12 मार्क्स और एवरी कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं। इंटरेस्ट रियली आता है बट आ सकता है, भरोसा नहीं है।
आपको केसेस जो सिखाया मैंने, पार, इश्यू डेट पार, प्रीमियम पे रिडीम किया वगैरह, वो जो 6 केसेस थे उसमें से बहुत 95% चांसेस है एग्जाम में आने का। एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। नॉर्मल बड़ा जो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा वो शेयर्स का आएगा, आ सकता है। एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर्स में 6 मार्कर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टॉप करते हैं यहाँ पे और मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।